वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एंट्रेंस टेस्ट 2016 एमएससी केमिस्ट्री का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है, तो इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो 31 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आएंगे, यानी वो डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो किया है 31 तक। यहाँ पे पूछा था एडिशन ऑफ इनोलेट ऑफ वन एस्टर molecule to carbon of another ester in a cell substitution reaction to yield beta keto ester of an alcohol molecule is known as। तो इसे हम कहते हैं collision condensation, यानी self condensation of esters is called collision condensation reaction। तो इसका मतलब C आएगा, C ऑप्शन। उसके बाद में which of the following dynes would have lowest absorption maximum, तो ये इसके लिए होगा डाइइन के लिए। अब ये वाला ये भी डाइइन है, लेकिन यहाँ पे ये अल्काइल रेसिड्यू है, तो इसकी वजह से इसमें इंक्रीमेंट होगा 5 का, ठीक है, तो 5 नैनोमीटर का। इस तरह से ये जो ना ये साइक्लिक है, तो इसमें और होमोएन्युलर है, तो होमोएन्युलर की वजह से इसमें +30 का इंक्रीमेंट मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि द कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन पीक इन IR एट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड फॉर। देखो, अगर कार्बोनिल के ये साथ में कंजुगेशन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ में, तो इसके डबल बॉन्ड का कैरेक्टर वो वीक कर देता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये भी याद रखना कि ये जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे ये रेजोनेंस होता है इजीली, और उतना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे हो सकता है। बाकी में ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन्स इज मोस्ट शील्डेड। देखो, ये जो है ना यहाँ पे इसमें ये वाला शील्डेड रहता है, शील्डेड प्रोटॉन, लेकिन इनमें एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, जैसे एल्कीन में या एरोमेटिक सिस्टम में और एल्डिहाइड में। और इसमें एल्डिहाइड्स में सबसे ज़्यादा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, और इसका जो पीक आता है, केमिकल शिफ्ट आता है, वो होता है 9.5 to 10, जबकि इसका आता है 6 to 8.5 एरोमेटिक का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही आएगा, डी आंसर आएगा। ये आप लोगों ने NMR में सीखा होगा। इसके बाद में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6Cl2 एंड एक्सपेक्टिंग मल्टीपल एट 1.8। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं, ये कुछ ये होगा कोई मिथाइलिन या मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और एंड ए ट्रिपलेट एट 3.8, तो इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जैसे हेलोजन है या C डबल बॉन्ड वो है या C डबल बॉन्ड C इन NMR, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन जी है ना, तो ये मल्टीप्लेट कैसे आएगा? मल्टीप्लेट, ये ट्रिपलेट बोल रहा है इसका, और इसका बोल रहा है मल्टीप्लेट। तो ट्रिपलेट का मतलब इसका मतलब इसके नज़दीक CH2 है, CH2, और इसका मल्टीप्लेट का मतलब रहता है इसके आसपास मोर देन 3 हाइड्रोजन्स होंगे। तो इसके लिए ये फार्मूला बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला ये इक्विवेलेंट है, तो ये मान लीजिए 8 टाइप प्रोटॉन्स ये आपको देंगे, ये दोनों ग्रुप्स ये आपको ट्रिपलेट दे सकते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक ये है B टाइप प्रोटॉन, 2 ही हाइड्रोजन है ये, तो ये ट्रिपलेट देगा। जबकि ये B टाइप प्रोटॉन के नज़दीक यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो टोटल मिला के हो गए 4, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लेट देगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये मल्टीप्लेट देगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में पूछ रहा है ओलिगोसैकेराइड्स कंप्राइज ऑफ, तो इसमें याद रखना ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब रहता है जिसमें 3 से लेके 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ये हमें मालूम है सिस्टीन और मिथ्योनिन रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा सिस्टीन, मिथ्योनिन तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लिपिड्स। तो लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड से, लिपिड्स से स्टेरॉइडल हार्मोन से, लिपिड्स से टर्पीन्स भी लिपिड्स में आते हैं, लेकिन एल्कोलाइड जो वो लिपिड्स में नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स। देखो, नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स के बारे में बोल रहा है कि ट्रू क्या नहीं है। कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये ठीक है, हो सकता है, ये पॉसिबल है, और होता भी है जनरली यही, क्योंकि हमने पढ़ा होगा ये इसमें 10, 12, 14, 16, 18 कार्बन चेन्स रहते हैं। और अनब्रांचेड, ये भी सही है। और इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दी डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज कंजुगेट, कंजुगेट ऑलवेज नहीं होते हैं, ये आइसोलेटेड भी रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला गलत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन है हमारा, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। मैच दी
एंटिटीज इन द कॉलम 1 इन दोज इन द कॉलम 2 टू फाइंड द करेक्ट मैचेस। इसमें बोल रहा है सबसे पहले देखो बॉयलेज टेम्परेचर रहता है बराबर A/BR इंटू R, ये आपको मालूम है। इसके बाद में आइडियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये इसके बराबर रहता है PV, क्योंकि हम कहते हैं PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, तो इसका मतलब V बराबर होगा RT डिवाइड बाई P, तो ये आएगा इसका। इसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो बराबर रहता है PV बाई RT, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन A के साथ 3, B के साथ 1, 2 और B के साथ 1 और C के साथ 2 होगा, तो ये इसका मतलब ये वाला B वाला ऑप्शन सही है, ये मैच हो रहा है। इसके बाद में पूछा गया था गैसेस ऑफ O2, N2, NH3, CH4 हैव द वन डर वाल्स कांस्टेंट्स A इक्वल टू दिस एंड दिस, ये 4 रेस्पेक्टिवली। तो इनमें जिसका ये जो A यानी अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट जो जिसका ज्यादा होगा वन डर वाल्स कांस्टेंट, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी जल्दी हो जाती है और इजीली हो जाती है और उसमें लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब 4.17 जिसमें A ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाइबल है, तो इसका मतलब ये वाला यानी अमोनिया जल्दी लिक्विफाई होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। द नंबर ऑफ 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, और तो ये याद रखना ये 2 है, आप 3-fold में आपने ये पढ़ा होगा, ये सिर्फ 2 ही रहते हैं इसमें क्यूब में। उसके बाद में एन LCD इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल 7 सेगमेंट सेक्शंस वाइल डिस्प्लेइंग द डिजिट, ये बहुत आसान है आपको बोलना। जो डिजिट बनता है ना ऐसे, सपोज आपको 3 बनाना, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 सेगमेंट्स मिलके 3 बनाते हैं। जबकि 6 अगर बनाना हो तो आपको ऐसे 1, 2, फिर इसके बाद में 3, 4, 5 और ये 6, तो इसका मतलब 3 के लिए 5 सेगमेंट्स लगते हैं और 6 के लिए 6 सेगमेंट्स, तो 5 और 6। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रहती है ना, जो वॉच रहती है जिसमें वो डिजिट्स बनते हैं, या डिजिटल वॉच जिसको आप कहते हैं, तो उसमें इस तरह बनते हैं, ये सेगमेंट से बनता है LCD वॉच जो रहती है। उसके बाद में ए सर्टन सिस्टम, या कैलकुलेटर में भी ऐसा ही होता है, ए सर्टन सिस्टम एब्जॉर्ब्स 3 × 10⁻20 क्वांटा ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन इरेडिएशन फॉर 10 मिनट्स, 1.5 मिलीमोल ऑफ रिएक्टेंट वॉज फाउंड टू रिएक्ट, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये 1.5 है, सॉरी 1.5, आपने देखना है कि रिएक्ट कितना हुआ डिवाइड बाय लाइट कितनी, फोटॉन्स कितने एब्जॉर्ब हुए, फोटॉन मीन्स क्वांटा एब्जॉर्ब हुए इतने, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है कितने रिएक्ट हुए, तो वो 1.5 × 10⁻³ मीन्स मिली मोल है ना, ये मिली 10⁻³ मीन्स मिली, और मोल के बदले में लिखना आप 6.023 × 10⁻23, ये डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ क्वांटा, ये ठीक है। तो आप जब इसका करेंगे, देखो ये -3 और +3 कट, तो यहाँ पे रह जाएगा 20, तो 6.5 6 × 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाय करेंगे आप 3, और इसका 20 और इसका 20 कट, तो ये 30 ऑलमोस्ट है ना। तो ये जब आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ये 0.3 के बराबर, तो ये सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स। तो रेट कांस्टेंट ऐसा दिया हुआ है, तो इसका जो यूनिट है ना, इससे पता चल जाता है। आपको मालूम है यूनिट जो रहता है उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल रेज़ पावर 1 - n लीटर n-1, जो पर सेकंड जो कांस्टेंट। इस तरह से एटमॉस्फेयर में भी एटमॉस्फेयर रेज़ पावर 1 - n, बहुत ईजी है ये। तो अगर आप सपोज अगर ये 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ये आप फर्स्ट ऑर्डर रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 पर सेकंड, यानी ये रह जाएगा सिर्फ पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए आप -1 + 1 बन जाएगा, ये है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया मोल, DM का मतलब रहता है DM³ का रहता है, मतलब ये DM³ इनवर्स का मतलब रहता है पर लीटर, ठीक है। तो ये मोल पर लीटर पर सेकंड दिया है, तो इसका मतलब ये 0 ऑर्डर है। इसका दिया है पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो आप सॉरी ये 0 ऑर्डर है, तो ये सेकंड ऑर्डर है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ये आप इससे कर सकते हैं, बहुत ईजी फार्मूला ये। उसके बाद में ये फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेट लॉ फ्रॉम दी रिएक्शन स्कीम। इसको जब आप सॉल्व करते ना इनको मिला के, तो आपको ये मिल जाएगा B ऑप्शन,
ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें केमिकल काइनेटिक्स में सिखाई है, हम वैसे भी एग्जांपल्स में कराते हैं जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। ये वाला इक्वेशन तो रहता ही है। इसी तरह से ये भी पढ़ा होगा आपने, द रेट लॉ फॉर फोटोकेमिस्ट्री, ये फोटोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा HBr का, है ना। तो ये जो है ना, ये है कॉम्प्लेक्स विद इनहिबिशन बाय HBr, उसके लिए इक्वेशन है ये। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 49, ऑल ऑफ द एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले ये देखना है ये क्या स्टेटमेंट ठीक दिया, उसका देखो इसमें क्या करना है। इसमें पूछा है कि ऑल ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन सोल्यूशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल वर्क। ये देखो, जो भी हम एनर्जी लॉस या हीट लॉस जो होता है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में, हीट को आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि वर्क को आप कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो है पहले ये गलत है, और इसका जो रीजन है ये भी इसने गलत दिया है। तो इसका मतलब असर्शन इनकरेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, ये बात याद रखना। उसके बाद में पूछा गया स्टेट ऑफ वन कंपोनेंट ओपन सिस्टम हैविंग 3 कोएग्जिस्टिंग फेज एट इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेम्परेचर यानी ट्रिपल पॉइंट के बारे में पूछ रहा है ये, तो ये टेम्परेचर से स्पेसिफाई होता है। उसके बाद में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना 80 कैलोरीज पूछ रहा है पर ग्राम। तो मोलर एंट्रोपी चेंज अकम्पनिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस इज, आपको क्या करना, पहले एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है ये पूछ रहा है कि मोलर एंट्रोपी चेंज निकालना आपको लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। तो आप निकालते हैं डेल्टा, क्योंकि ये जो डेल्टा एस है वो डेल्टा H/T इससे मिल जाता है आपको, ठीक है। और इनटू करना आपको, ये देखो इसने पर ग्राम लिया, तो इसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, आप लेंगे इनटू करेंगे आप 18 यानी मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय करेंगे 1 ग्राम, ठीक है, क्योंकि पर ग्राम है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो डेल्टा H इसने दिया है वहीं से कैलोरीज में, इसको आप जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जूल्स में भी यूनिट्स दिए हैं। तो ये जो है ना, ये वाला गलत है पहले ही। तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो 4 से मल्टीपल कर दो सीधा, तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 320 तकरीबन, यानी 80 × 4 डिवाइड बाय करेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी 273 डिग्री 0 पे ही होता ना। तो इंटू करेंगे डिवाइड बाय करेंगे, इंटू करेंगे 18 डिवाइड बाय 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट कुछ मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 22 जूल्स पर केल्विन पर मोल मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद में पूछा है जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज, तो वो एंथैल्पी की एजेंथैल्पी की हम ऐसे ही पढ़ते हैं, तो एजेंथैल्पिक प्रोसेस रहता है। उसके बाद में पूछा था हाफ सेल रिएक्शन HG, ये कैलमल सेल है, कैलमल सेल। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि ये दिस मगर 0.1 नॉर्मल पूछ रहा है, तो 0.1 नॉर्मल मीन्स डेसी नॉर्मल 1 डिवाइड बाई 10, तो ये डेसी नॉर्मल कैलमल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछा गया था ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स विच कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये नीचे आ रहा है फिर कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ बेस बता रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड कर रहे हैं, जितना बेस बढ़ाएंगे उतना कंडक्टेंस डिक्रीज। अब कौन सा बेस इस एसिड की कंडक्टेंस को, किस एसिड की कंडक्टेंस को डिक्रीज कर सकता है, इसका मतलब ये सॉलिड, ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमने इसमें वीक बेस मिला दिया, इसलिए कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। उसके बाद कांस्टेंट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सर्टन सोल्यूशन 0. दिस ये बता रहा है, व्हेन प्लेस्ड इन ए सेल द कंडक्टेंस रिकॉर्डेड इज इतना सोल्यूशन दिया है, इसकी कंडक्टेंस इसमें इतना मिला, तो सेल कांस्टेंट ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है, देखो इसको आप कैसे करेंगे, आप लेते हैं रेजिस्टेंस इंटू इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट, फिर 1/R इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी इंटू 1 बाय सेल कांस्टेंट। तो 1/R मीन्स कंडक्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी यानी कापा इंटू 1 बाय सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा सेल कांस्टेंट जो बनेगा वो बनेगा कापा डिवाइड बाय C यानी कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इसने दिया है, डिवाइड बाय करो कंडक्टेंस, ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद में कंसिडर द अरेंजमेंट, उसके बाद में ये अरेंजमेंट पूछ रहा है। देखो यहाँ पे प्लेटिनम हाइड्रोजन, यहाँ पे 0.1 मोलर HCl है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और प्लेटिनम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड सेम है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो ये कंसंट्रेशन सेल है।
तो कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, तो ये कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। उसके बाद में वेव फंक्शन ऑफ दिस ये पूछा गया है, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ये डेल्टा 2 ऑपरेटर है ना, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक। तो सॉरी ये लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर का ये पूछ रहा है, तो आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आएगा 4 - 4 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ये पूछ रहे, ये देखो ये हैमिल्टोनियन है और दूसरा जो है ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ये मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये दोनों जो है ना ये आते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स में, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद में अमोनिया पूछ रहा, अमोनिया क्या है, तो ये एसिमेट्रिक टॉप है ना, या एसिमेट्रिक रोटेटर है ये, सॉरी सिमेट्रिक रोटेटर है ये, सिमेट्रिक टॉप या सिमेट्रिक रोटेटर, तो ये आएगा। तो इसके बाद में HCl may be treated as a harmonic oscillator with the fundamental frequency μ0. Its vibrational spectrum in the gas phase will consist of, गैस फेज में इसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो सिंगल पीक मिलेगी, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलेगी μ0, सिंगल लाइन देगा ये आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इसको दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। ओके बाय।